जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा 2023 की तैयारी। और आज हम करेंगे मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। इससे पहले हमने एक अधिनियम डाला था, उसका नाम है बाल श्रम परिच्छेद अधिनियम, मतलब बच्चों को कहाँ काम कराया जाना है, कहाँ नहीं कराया जाना है, उस संबंधित हमने एक अधिनियम देखा था। आज हम देखने वाले हैं मजदूरी संदाय अधिनियम। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए इस पर अधिक चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रम निरीक्षक परीक्षा में ये कम से कम 1 से 2 नंबर लाने के लिए आपके लिए आवश्यक होगा ये नियम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मजदूरी संदाय अधिनियम। तो अधिनियम से जब भी प्रश्न आता है तो मोस्टली वो कब आया ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये नाम पूछा जा सकता है। तो मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 ये पूरा इसका नाम है। ये कब लागू हुआ भारत में? तो ये 23 अप्रैल 1936 को उसे लागू किया गया है। ठीक है। क्यों लागू किया गया है? तो नियोजित, नियोजित मतलब जो काम करने वाले हैं उसको कहा जाता है नियोजित। काम करने वाले व्यक्तियों के मजदूरी का भुगतान, देखिए संदाय का अर्थ होता है भुगतान। भुगतान विनियमित मतलब उसको कंट्रोलिंग करने के लिए, जैसे हमने पंखा पे लगाते हैं ना रेगुलेटर, उसी प्रकार उस भुगतान को विनियमित करने के लिए कहे ताकि कोई प्राइवेट ठेकेदार हो या फिर और कोई बड़े उद्योगपति हो, वो मजदूरों के साथ कोई भेदभाव ना करे, उनका कोई शोषण न करे। इसलिए उसको विनियमित करने के लिए, मतलब सरकार अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस नियम को बनाई है। शॉर्टकट में कहा जाए तो जो मजदूर है उनका कोई किसी प्रकार का कोई शोषण न हो किसी भी स्तर में, इसलिए मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 लाया गया। कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1936 को। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसमें 26 धाराएं हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे लागू होगा? तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये आप देख लीजिए। जो मजदूर 6500 रुपये से अधिक कमाता है या फिर 6500 कमाता है या अधिक कमाता है, उस स्थिति में इस नियम को फॉलो कराया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले धारा नंबर हम चलेंगे, संक्षिप्त नाम और विस्तार। किसी भी नियम का ये पहला चैप्टर होता है, ये पहला धारा होता है, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ और लागू होना। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर यह कहता है कि यह अधिनियम मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 कहलाया जाएगा। ये तो इसका पहला नाम हो गया। सेकंड में इसका विस्तार बोल रहा है, तो इसका विस्तार कहाँ तक होगा? तो इसका विस्तार होगा पूरे भारत देश में। ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं। यह प्रथमतः किसी कारखाने में नियोजित व्यक्ति को किसी रेल प्रशासन द्वारा या रेल प्रशासन के साथ कोई संविदा पूरी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या सीधे उप ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति। ठीक है। अब ये जो इतना बातें जो लिखी गई है आपके अधिनियम के हिसाब से लिखी गई है। एक लाइन में कहा गया है तो कोई व्यक्ति जो कारखाना में काम करता है, कोई व्यक्ति जो कारखाने में, नियोजित का मतलब होता है काम करना, नियोजित का अर्थ होता है काम करना। कोई व्यक्ति जो कारखाने में काम करता है, रेल प्रशासन में काम करता है या रेल प्रशासन के अंतर्गत किसी ठेकेदार के अंदर काम करता है, उन सभी मजदूरों के लिए ये लागू होगा नियम, है ना। मजदूरी का जो नियम है संदाय मतलब भुगतान करने वाला, ये इन सभी के लिए लागू हो। कहाँ के लिए? कारखाने में जो काम करते हैं मजदूर, रेल में जो रेल से संबंधित जो काम है, चाहे रेल प्रशासन बहुत सारे विभाग रहते हैं वहाँ काम किया जाए, या रेल प्रशासन के अंतर्गत कोई ठेकेदार है, काम लिया है और मजदूरी से काम करा रहा है, वहाँ भी यह नियम लागू होगा। इनका कहना यही है। नेक्स्ट है, देखिए अभी हम धारा 1 पर ही चल रहे हैं ना, ये 1 2 3 इसके उप पॉइंट है। राज्य सरकार नियोजित मतलब काम करने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग को मजदूरी के संदाय पर इस अधिनियम के उपबंध या उनके किसी विवरण ऐसे अंतरण पर आशय के 3 माह की सूचना के साथ पश्चात शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सके। देखिए इतना सारा भी आपको समझ नहीं आया होगा, इसको शार्ट कर देख लीजिए। यदि राज्य सरकार चाहती है कि, अभी हमने क्या पढ़ा, किसी रेल है, मजदूर है, यहाँ काम करने वाले, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि किसी उपक्रम में, चाहे राज्य शासन का उपक्रम हो, केंद्र शासन का उपक्रम हो, यदि वहां भी कोई मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, जैसे आपका कोई प्लांट हो गया, ठीक है, कोई बड़े बड़े प्लांट है, हैवी प्लांट है या और कोई प्लांट है, यहाँ कोई मजदूर यदि काम कर रहा है, साथ में अगर छोटे प्लांट है या छोटी मोटी जो ऑफिसें हैं वहाँ काम कर रहा है, उन मजदूरों को भी लाभ दिलाने के लिए
राज्य सरकार इस नियम को उनके ऊपर लागू कर सकती है। किस नियम को? मजदूरी संदाय अधिनियम को लागू कर सकती है, ताकि उनका शोषण न हो सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? 3 माह पहले सूचना देना होगा। किसे? नियोजक को। नियोजक मतलब ठेकेदार को। अचानक नियम नहीं लाना है, ठेकेदार को सूचित किया जाएगा कि आपके ठेके के अंदर जितने भी मजदूरी हैं, अब हम उनको मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत ला रहे हैं। इससे क्या होगा? उनकी सुरक्षा होगी, शोषण नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें होंगी। तो ये 3 माह पहले लाया जाएगा। और कैसे लाया जाएगा? तो राजपत्र में अधिसूचना प्रसारित करना होगा। केवल लिखित में तो होगा ही, लिखित में, है ना, केवल घोषणा मात्र से नहीं होगा, राजपत्र में उसको प्रकाशित करना होगा। यदि राजपत्र में यदि वो प्रकाशित हो जाता है, तब क्या होगा? वो मजदूर भी उनके लाभ उठा सकेंगे। या इन शॉर्ट ऐसे कहा जाए, कोई ऐसे मजदूर है जिन्हें इस नियम का फायदा नहीं मिल रहा है, तो राज्य शासन उस मजदूरों को इस नियम का फायदा दिलवा सकती है 3 माह की सूचना देकर, राजपत्र में प्रकाशन कर। लेकिन यही अगर देखा जाए, यदि कोई उपक्रम केंद्र सरकार के संबंधित है, इसके लिए राज्य सरकार को पहले केंद्र सरकार से सहमति लेनी होगी। उसके बाद वो उन मजदूरों को भी नियोजित कर सकता है जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। अगला, अब परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं हमेशा किसी भी अधिनियम के लिए आवश्यक होती है। तो सबसे पहले समुचित सरकार क्या होगा, ये देख लीजिए। अब इसके हिसाब से समुचित सरकार क्या होगा? तो रेल, वायु, परिवहन सेवाओं, खान और तेल के संबंध में, हाँ, रेल वायु परिवहन सेवा, खान और रेल क्षेत्रों में, तेल क्षेत्रों में संबंध यदि कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो उसके लिए समुचित सरकार होगा केंद्र सरकार। अन्य सभी मामले के लिए राज्य सरकार को समुचित सरकार माना जाएगा। ठीक है, रेल वायु परिवहन ये बड़े बड़े हैवी फैक्ट्रियां हैं, इसके लिए समुचित सरकार के रूप में केंद्र सरकार को जाना जाएगा। जो शेष बच गया वो राज्य सरकार के अधीन होगा। नियोजित व्यक्ति का मतलब होता है जो काम कर रहा है। नियोजित व्यक्ति का मतलब जो कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है। साथ ही ना, इस कार्य करने वाले, यदि ये कार्य करने वाला मर जाता है, मृत्यु हो जाती है कार्य के समय, तो उसका कोई प्रतिनिधि भी नियोजित व्यक्ति कहलाएगा। उसका प्रतिनिधि कौन हो सकता है? विधिक प्रतिनिधि का मतलब क्या मतलब है? जब हम विधिक प्रतिनिधि की बात करते हैं, तो उसका घर परिवार कुटुंब के व्यक्ति ही विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। किसी मजदूर के, जैसे मान लेते हैं ये एक कर्मचारी था, ये काम के दौरान इसकी डेथ हो गई, तो इसका कोई पुत्र होगा, पुत्री होगी, और कोई जैसे वाइफ, है ना, ये इन्हें किसी में भी एक को, इनमें से किसी एक को नियोजित व्यक्ति कहा जाएगा इनके मृत्यु के बाद। ऐसा है। इसी प्रकार नियोजक मतलब होता है ठेकेदार। ठेकेदार, तो नियोजक के अंतर्गत मृत नियोजक का प्रतिनिधि। उसी प्रकार जिस प्रकार इस मजदूर का प्रतिनिधि होता था उसका पति पुत्र जो भी है, उसी प्रकार इस मृत नियोजक के जो प्रतिनिधि कौन होगा? उसके सगी संबंधी, या फिर जिसे इसने लिखित में बताया है कि ये मेरा प्रतिनिधि होगा, तो वो उसका प्रतिनिधि होगा। मजदूरी का, अब समझ लीजिए, मजदूरी का मतलब होता है काम के बदले पैसा रुपया देना। ठीक है, तो दोनों पक्षकार, चाहे ठेकेदार हो या नियोजक हो या फिर मजदूर, इसके बीच जो समझौता होता है, समझौता मतलब कोई कोई व्यक्ति जाएगा और कहेगा कि मैं आपके पास काम करूंगा और मुझे 1 बोरा धान दे देना। कोई ठेकेदार अन्य मजदूर को कहता है कि आप मेरे पास काम कीजिए, मैं आपको महीना 1,000 2,000 दूंगा, दिन का 100 रुपये दूंगा। ऐसा कोई समझौता, है ना, जो काम के बदले दिया जाए या न्यायालय के आदेश पर दिया जाए, पारिश्रमिक, इसको हम मजदूरी कहेंगे। दूसरी पक्ष यह है कोई पारिश्रमिक जिसका नियोजित व्यक्ति अतिकाल, अतिकाल का मतलब होता है ओवर टाइम, ओवर टाइम। ठीक है, अतिकाल का मतलब होता है ओवर टाइम, या अवकाश के दिनों में जो उसे प्राप्त होता है, उससे वो हम बोलते हैं मजदूरी, है ना। कोई पारिश्रमिक है जो ओवर टाइम करता है, या अवकाश के दिनों में उसे जो भी रुपया पैसा धन दौलत जो भी मिलेगा, उसको हम मजदूरी ही कहेंगे। ठीक है, अब मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता तो क्या क्या नहीं आता? बोनस, गृह सुविधा या रोशनी, जल, चिकित्सा के लिए जो भी पैसा दिया जाएगा ठेकेदार के माध्यम से या फर्म के ओर से किसी मजदूर को, तो उसे हम मजदूरी में गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, कोई मजदूर है और ठेकेदार जो है उसे बोनस देता है, गृह आवास, उसको घर में रहने के लिए रुपया पैसा देता है, रेंट के लिए, है ना, जल उनको प्रोवाइड कराता है,
चिकित्सीय उसका जांच करवाता है, तो ये सब जो है मजदूरी में नहीं आएगा। साथ में, है ना, यदि कोई मजदूरी है, यदि हाँ उससे कोई मजदूर है, यदि कुछ विशेष पैसा उनको दे दिया जाता है, वो भी उसके मजदूरी में नहीं आएगा। ठीक है। क्या कहा गया, चिकित्सा शुल्क किसी सेवा या मूल्य जो राज्य सरकार के साधारण विशेष आदेश पर मजदूरी दिया जाता है, मजदूरी में नहीं गिना जाएगा, है ना। इसी प्रकार पेंशन या भविष्य निधि को भी हम मजदूरी नहीं कहेंगे। यात्रा भत्ता या फिर किसी रियायत मूल्य, मतलब रियायत मतलब होता है सब्सिडी। ठीक है। यात्रा भत्ता हो गया या कोई सब्सिडी हो गया, उसे भी हम मजदूरी की क्षेत्र में गणना नहीं करेंगे। अतिरिक्त व्यय का मतलब होता है जैसे कोई एक मजदूर है ना, इसे काम करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। ये किसको कैसे समझाऊँ अतिरिक्त व्यय। आपके अतिरिक्त व्यय में सारे ये बोनस वगैरह आ जाएंगे अतिरिक्त व्यय। या कभी कभी मजदूरों को ठेकेदार की ओर से पार्टी दे दिया गया, है ना, उसको घूमने फिरने के लिए कुछ पैसा दे दिया गया स्वेच्छा से, तो ये सभी जो है हमारे मजदूरी में गिनती नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो मजदूरी के लिए संदाय के उत्तरदायित्व, मतलब यदि कोई मजदूर किसी के पास काम कर रहा है, तो उस संदाय मतलब उसका भुगतान, है ना, मजदूरी भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी है। मजदूरी भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी है, तो देखिए मजदूरी भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो प्रत्येक नियोजक, नियोजक मतलब होता है ठेकेदार या फिर वैसा व्यक्ति जो मजदूर को अपने अंदर काम कराता है। तो प्रत्येक ठेकेदार, प्रत्येक नियोजक मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। है। कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित व्यक्ति, देखिए कारखाना जो है ना ज्वाइंट वेंचर कंपनी में होता है, मतलब ज्वाइंट वेंचर मतलब इसके एक से अधिक शेयर होल्डर होते हैं, एक से अधिक लोग मिलकर कारखाना बनाते हैं। तो वो उसके लिए तो जो है जो उसके लिए जो ठीक जो पूरे ग्रुप होते हैं, है ना, शेयर होल्डर का, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जबकि इसके प्रबंधक के रूप में जिसे नामित किया गया है वो जिम्मेदार होगा। जैसे इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे एक कारखाना हो गया, इसको 5 लोग मिलके चला रहे हैं, ए बी सी डी और ई। ये अपना अपना पैसा लगाकर इस कारखाने को चला रहे हैं, लेकिन ये इनके शेयर होल्डर है ना, ये यहाँ पे काम हम देखने के लिए नहीं आते, केवल अपना पैसा लगाते हैं। तो इन सभी के काम देखने के लिए एक मैनेजर रखा गया है, एक मैनेजर रख रहे हैं। इस मैनेजर के अंतर्गत सारा कार्य हो रहा है। ठीक है। मजदूरों की नियुक्ति हो गई, अन्य काम हो गया, इसी मैनेजर के थ्रू हो रहा है। तब क्या होगा, किसी मजदूर मजदूर को भुगतान करने की जिम्मेदारी इस मैनेजर की होगी, इस प्रबंधक की होगी, ना कि बाकी शेयर होल्डरों की। यही कहा गया है, कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित व्यक्ति मजदूरी संदाय के लिए उत्तरदायी होगा। स्थापनों के पर्यवेक्षण नियंत्रण में कोई व्यक्ति नियोजक है, तो जैसे कोई कारखाना है उसके नियंत्रण देख रेख, नियंत्रण का मतलब वही हो गया प्रबंधक, है ना, उसका देख रेख करने वाला ही पैसा देने के लिए उत्तरदायी होगा। रेल में नियोजित व्यक्ति की दशा में रेल प्रशासन, है ना, यदि कोई रेल से संबंधित योजनाओं का काम कर रहा है, वहां पे नियुक्त है, तो रेल प्रशासन का उत्तरदायी है कि वो उसका पैसा भुगतान कराए। ठीक है। या कोई नामित व्यक्ति नियोजक के प्रति उत्तरदायी होता है ना। कोई नामित व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बड़ा कारखाना है, तो उसके मालिक ने किसी एक को नामित कर दिया कि ये पूरा यहाँ का काम धाम देखेगा, तो वो जो जिनको नामित किया रहेगा मालिक के द्वारा, वो उत्तरदायी होगा मजदूरी संदाय के। लास्ट देखिए, नियोजक को उत्तरदायी होगा कि यदि ठेकेदार नियोजक यदि समय में भुगतान नहीं करता है मजदूरों को, तब क्या होगा, वो जो नियोजक है मेन बॉस वो संदाय करेगा। अब इसको ऐसे समझिए, ऐसे कैसे समझिए, देखिए एक मालिक है ना, एक मालिक है, इस मालिक ने एक प्रबंधक बना के रखा है इस काम को देखने के लिए। यदि ये काम नहीं करता है, यदि ये प्रबंधक इनका भुगतान नहीं करता है, तो इस मालिक का उत्तरदायी होगा कि यहाँ जितने मजदूर हैं वो उनका पैसा इस प्रबंधक के द्वारा या फिर इस मालिक के द्वारा भुगतान किया जाए। यही कहा गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, तो मजदूरी की कालावधि क्या नियत किया जाए कि मजदूरी कब दिया जाएगा। ये देखिए, मजदूरी की कालावधि, है ना, मजदूरी मतलब काम की कालावधि, कार्य, इस मजदूरी को आप कार्य लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मजदूर, है ना, तो मजदूरी का संदाय करने वाला जो संदाय करने जो व्यक्ति होगा, वही तय करेगा कि कितना समय तक किसी मजदूर से काम लिया जाएगा। लेकिन कोई भी मजदूरी कालावधि 1 माह से अधिक की नहीं होगी।
कोई भी एक मजदूरी जैसे कोई मजदूर हो गया, काम करने आया, उसको कब कब पैसा देना है, कैसे पैसा देना है, डेली देना है, वीकली देना है, 15 दिन में एक बार देना है कि महीने में एक बार देना है, ये तय कौन करेगा? तो ये जो कौन है, जो उसको नियुक्त करता है नौकरी पर, वो उसको तय करता है। लेकिन 1 माह से अधिक की नहीं होगी। हर हाल में किसी मजदूर को 1 माह बीतने के बाद पैसा देना ही देना है। चाहे तो आप डेली दे दीजिए, 2 दिन बाद दीजिए, प्रति सप्ताह दीजिए, 15 दिन में दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन 1 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, छोटे छोटे इनके आवक होते हैं और इनका घर चलता है, इसलिए समय पर इनका भुगतान होना आवश्यक है, इसलिए इस नियम को बनाया गया। धारा नंबर 5 क्या कहता है? मजदूरी के संदाय का समय। संदाय का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है भुगतान। तो यदि कोई व्यक्ति काम किया है तो उनको कब कब पैसा दिया जाएगा या फिर कब पैसा दिया जाएगा, इसमें कहा गया है। यदि रेल है, कारखाना है, औद्योगिक या फिर अन्य स्थापन में कोई व्यक्ति नियोजित है, रेलवे के कर्मचारी के रूप में है, कारखाने में काम करता है, औद्योगिक में काम करता है, यदि उसमें से 1,000 से कम व्यक्ति काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे एक फर्म है, एक संस्था है, वहाँ पे 1,000 से कम व्यक्ति काम कर रहे हैं, उस स्थिति में उस मजदूरों को अंतिम दिन के पश्चात मतलब मान लेते हैं उन्होंने 30 दिन काम कर लिया, फिक्स है कि 30 दिन में पैसा देना है, तो इस अंतिम दिन से 7 दिन के बीत जाने के पूर्व, मतलब यदि कोई 30 तारीख तक का समय उनका खत्म होता है, तो 1 से लेके 7 तारीख के बीच उनका पैसा भुगतान हो जाना चाहिए, है ना। किसी भी मजदूर का पैसा जैसे ही 1 महीने खत्म हुआ, 1 हफ्ता खत्म हुआ, जो भी नियत रहा होगा कि उसको मंथली पैसा देंगे, वीकली पैसा देंगे, यदि ये फिक्स रहा कि हमको उसको वीकली पैसा देना है, मंथली पैसा देना है, तो जैसे ही मंथली का 30 तारीख निकला, तो 1 से लेके 7 तारीख तक उस मजदूर के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए, उस मजदूर का भुगतान हो जाना चाहिए। तब की स्थिति में जब वो 1,000 से कम नियोजित है या फिर जिसके पास 1,000 से कम मजदूर हैं तब। वही अगर 1,000 से अधिक हो तो, है ना, यदि 1,000 से अधिक हो तो जिस दिन आखिरी होगा उसके 10वें दिन तक पैसा भुगतान हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ परंतु है। परंतु उन व्यक्तियों की दशा में जो डाक घाट पोत माल डिब्बा जिन पर माल लादा या उतारा गया है ना, 7वें दिन के अवसान के पूर्व कर दिया जाएगा। ठीक है। इनका फिक्स है कि इनको 7वें दिन, देखिए अब इसलिए लिखा गया है, देखिए कि जो डाक में है, घाट में काम करते हैं, माल पोत में काम करते हैं, इनका 1,000 से संख्या अधिक होगा, इसलिए इनको हर हाल में आपको 7 दिन के समय दिया जा रहा है जिस दिन काम खत्म। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये देखिएगा, कार्य पूर्ण होने पर तुरंत पैसा। ये कब होगा? जैसे आपका एक घर है ना, आपके घर में एक गार्डन है, ये गार्डन है, तो इस गार्डन को सफाई तो आप रोज करेंगे नहीं, तो एक दिन आप बुलाएंगे माली को, ये माली पूरा आपका गार्डन साफ कर देगा, चाहे 1 घंटे में करे, 24 घंटे में करे। जैसे ही इसका काम खत्म होगा, चाहे कितने दिन में हो, कितने घंटे में हो, तुरंत इसको पैसा मिल जाना चाहिए। हार्डली दूसरे दिन, यथासंभव जब उसका काम खत्म हो तब देना है, या हार्डली दूसरे दिन उसको उसका पैसा मिल जाना चाहिए। देखिए ये पूर्णतः असंगठित है, कभी काम है कभी नहीं है ना, इसलिए इसको दूसरे दिन देना है, क्योंकि दोबारा उसको तो आना नहीं है ना। अगर आना होगा तब रोक के रखेंगे पैसा, नहीं आना तब क्या करेंगे, उसको तुरंत हम पैसा भुगतान कर देंगे दूसरे दिन। और बाकी स्थिति में कैसा था? बाकी स्थिति में वो मंथली था, आज नहीं तो कल तो उनको काम पर आना ही है, इसलिए उनको 7 और 10 दिन का समय दिया गया था। अगला है मजदूरी का चालू सिक्के, करेंसी नोट या चेक के द्वारा भुगतान कर दिया जाना चाहिए। तो किसी भी मजदूर को या तो आप सिक्के में भुगतान कीजिए, या भारत सरकार के द्वारा जो लीगल टेंडर है जैसे नोट है उसमें भुगतान कर दीजिए, चेक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं, या फिर सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। ठीक है। पर इसमें कुछ परंतु है, समुचित सरकार के आदेश पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल चेक द्वारा ही उसके बैंक खाते में मजदूरी करके जमा कर दे। यदि सरकार का कोई आदेश आ जाता है कि आप मजदूरी के सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे, तब की स्थिति में अब उस कर्मचारी को बैंक में देंगे, अन्यथा उसको चेक, सॉरी, उनको आपको नगद रुपया ही देना है। जब तक शासन का आदेश नहीं आएगा कि उसको उसके खाते में जमा करना है पैसा, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको नगद पैसा देना होगा। अब धारा नंबर 7 है कि मजदूर की पैसों में कटौती की जानी है। ठीक है। जो पैसा आप महीने में एक बार देंगे, जैसे किसी, ये राम नाम का है, राम को 1 महीने बाद मिलता है 7,000 रुपया, तो इस 7,000 रुपये में कुछ कटौती होगा,
वो लीगल कटौती होगा। क्या क्या होगा ये देखिए। तो सबसे पहले कटौती उसके जुर्माना के लिए लगा सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या जुर्माना होगा। ठीक है, काम पर नहीं आने की वजह से आप काट सकते हैं पैसा। ठीक है, मजदूरी की देख रेख में रखे गए, जैसे मजदूर के देख रेख में कुछ सामान रखा गया और वो नुकसान हो गया, तब की स्थिति में हम उसके भरपाई के लिए मजदूर के सैलरी से काट सकते हैं। जैसे राम एक मजदूर है, इनके देख रेख में रखा गया है कि ये सामान है ना, इसको आपको देख रेख करना है, या फिर ये गोडाउन कीपर है, वहाँ का हेड है, और यहाँ से कुछ पैसा या फिर सामान गायब हो जाता है ना, या फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि वो सामान कहाँ गया। इस स्थिति में इस राम की सैलरी से इसमें जितना खर्च हो सकता है उसका हमको नुकसान भरपाई करना है। आगे हम देखेंगे कि उसका भी एक लिमिट रहता है, आगे हम देखेंगे जब ये धारा पढ़ेंगे। मालिक सरकार या किसी आवास बोर्ड द्वारा रहने की सुविधा के लिए, ठीक है, यदि किसी सरकार द्वारा कोई गृह आवास दिया गया है, ठीक है, तो उस गृह आवास के एवज में कुछ पैसे काटा जाएगा उसके सैलरी से। पांचवा नंबर है मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर, यदि मजदूर अधिक पैसा कमाता है तो उसके आयकर के लिए उसके सैलरी से काट लिया जाएगा। न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के आदेश पर काट लिया जाएगा। बीमा है, देखिए जैसे जीपीएफ है, एलआईसी है, यदि कंपनी की ओर से एलआईसी किया गया है या फिर कोई बीमा पॉलिसी खरीदी गई है उस मजदूर की सहमति उपरांत, तो उसकी पॉलिसी के लिए सीधा सैलरी काट कर, मतलब सैलरी से पैसा काट कर कर्मचारी के खाते में या फिर पॉलिसी में इसको जमा कर दिया जाएगा। मजदूरी की भलाई के लिए बनाए गए फंड, जैसे बहुत सारे यूनियन होते हैं ना, यदि उनके यूनियन को चलाने के लिए फंड चाहिए तो उसके फंड के लिए भी मजदूर की पैसे की कटौती हो सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कटौती नहीं हो सकती, तो बाकी जितना नाम लिखे वो देख लीजिए, यहाँ से कटौती हो सकती है। अगला है 8वां नंबर धारा, जुर्माना क्या क्या हो सकता है ये देखिए। तो किसी नियोजित व्यक्ति पर कोई भी जुर्माना उसके कार्य के लोप के बाबत आरोपित किया जाएगा। इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति को आपने उसको कार्य दिया है और यदि वो गलती कर देता है, उसके कारण से कुछ हानि हो जाता है, तब की स्थिति में आप उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कार्यों और लोप को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना उस परिसर में विहित प्रदर्शित की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है यदि कोई कारखाना है तो यहाँ एक बड़ा सा आपको सूचना बोर्ड लगाना है कि यदि आप ये गलती करेंगे तो आपके इसका जुर्माना होगा है? मतलब जुर्माने का शर्त, उसका स्वरूप क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन संबंध में एक चार्टर मतलब नोटिस लगाना होगा ना, कि जुर्माना। आप कई बार देखे होंगे कि रेलवे फाटक पर जाते हैं तो एक नोटिस लगा होता है कि जुर्माना रेल अधिनियम इतना इतना ऐसा करके, है ना। आप जहाँ कहीं भी कारखाने में जाएंगे तो लिखा रहता है, सिंपली आप कहीं भी जाएंगे तो लिखा रहता है कि यहाँ थूकना मना है ना, अगर थूकेगा तो 500 रुपये जुर्माना। इस प्रकार का कोई जो नियम है रेलवे सॉरी बड़े बड़े कारखानों में, तो वो आपको नियोक्ता के द्वारा लगाया जाना चाहिए, है ना। यदि आपने नहीं लगाया तो हो सकता है आप उसका जुर्माना भी ना काट पाए। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति पर आप जुर्माना लगा रहे हैं तो सबसे पहले उनको सुनवाई का अवसर देना है, मतलब एक नोटिस थमाना है कि आपने ऐसा गलती पाया गया है आपके विरुद्ध, तो आप या तो समक्ष होकर उत्तर दीजिए, है ना। उसको एक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि कहीं हम गलत तो नहीं है और कहीं आप सही तो नहीं है, तो अपना पक्ष आके रखिए। यदि वो अपना पक्ष आके नहीं रखता है तब की स्थिति में हम सीधा उसका जुर्माना से पैसा काट सकते हैं। उस जुर्माने की कुल रकम मजदूरी कालावधि के 3% से रकम से कम नहीं होगी। जितना भी आप जुर्माना लगाएंगे वो जैसे एक दिन का 100 रुपया है ना, कोई व्यक्ति कमाता है और एक दिन में उस व्यक्ति ने कुछ गलती किया या फिर कुछ गलती कर दिया, तो जुर्माना कितना लगाएंगे, तो इसका 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 रुपये का 3% 3 रुपये है, तो उसका 3 रुपया जो है जुर्माना के रूप में ले लिया जाएगा, 3% से अधिक नहीं होगा। उस नियोजित व्यक्ति पर जो 15 वर्ष से कम की आयु है कोई भी जुर्माना अध्यापित नहीं होगा। पहली बात तो जो 15 वर्ष की कम आयु है उनको ऐसे बड़े बड़े कारखानों में नहीं लगाना है। अगर वो लगा है, जैसे छोटा, जैसे सब्जी दुकान, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक शहरों में एक सब्जी दुकान लगाया गया है एक मालिक के द्वारा, और उसने एक छोटे से बालक को काम पर रख लिया जिसकी उम्र जो है 15 साल से कम है। यदि ये बालक जो है कुछ गलती कर देता है और इसकी गलती की वजह से मालिक को नुकसान हो जाता है, ठीक है, मालिक को नुकसान हो जाएगा, तो मालिक इस बच्चे का सैलरी नहीं काट सकता, क्योंकि इस बच्चे का वर्ष 15 वर्ष ही है या फिर 15 वर्ष से कम है। ठीक है, नियोजित व्यक्ति पर अध्यारोपित कोई भी जुर्माना उसके किस्तों या दिन अध्यारोपित किए गए जैसे किसी व्यक्ति से, कहने का मतलब ये है
यदि किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना लगाया गया है ना, तो उस जुर्माना को कब तक वसूला जाएगा, तो 90 दिन के पहले। किसी किसी में 60 दिन दिया रहा है सर, या तो 60 सही है फिर 90 सही है, आपको मैं पूछ के बता दूंगा। जो अपडेटेड होगा वो सही होगा। पहले था 90 दिन के तक उसमें वसूला जाएगा, और यदि 90 दिन बीत जाता है तो उसको वसूल आप नहीं कर पाओगे। जैसे ये है ना, ये पर कोई जुर्माना लगा 100 रुपया, तो जिस दिन जुर्माना लगा तो उसकी तारीख से 90 या 60 दिन, है ना, दोनों में जो कंफ्यूजन है मैं आपको देख के बता दूंगा। तो 90 या 60 दिन के बीत जाने के बाद आप उसके वसूल नहीं कर सकते, है ना। आपने तो निकाल दिया लेटर जुर्माने के लिए, लेकिन अभी तक उस राशि को उस लड़के ने ना तो जमा किया, और ना ही मालिक द्वारा कोई विशेष प्रयास किया गया। ऐसे करते करते यदि 60 या 90 दिन बीत गया, तब की स्थिति में आप उसको वसूलने के लिए योग्य नहीं रहेंगे। प्राप्त जुर्माने की राशि को मजदूरों के हित में लगाया जाएगा। देखिए, कारखाने में कभी कोई मजदूर गलती करेगा, कोई और कुछ गलती करेगा, उस पैसे को कारखाना अपने पास नहीं रखेगा, उस पैसे को मजदूरों के हितों में लगाया जाएगा। हित मतलब क्या है, उसके पानी पीने की व्यवस्था और बहुत सारे हैं, उसको फंड देना है, आपातकाल में पैसा देना है, इन सब अच्छे कामों में उस मालिक के द्वारा लगाया जाएगा। अगला है कर्तव्यों से अनुपस्थिति के लिए कटौती। कर्तव्य मतलब सेवा, मतलब आप जहाँ काम करते हैं, यदि आप जहाँ काम करते हैं वहां आप नहीं आए काम पर, ठीक है ना। कार्य करने के समय आपने इनकार कर दिया, कार्य के समय आप उपस्थित तो हैं लेकिन आपने इनकार कर दिया, तब की स्थिति में आपको पैसा काट दिया जाएगा। या आप हड़ताल में चले गए तो भी आपका वेतन काट दिया जाएगा, है ना। और जितने दिन हड़ताल में रहेंगे उतना काट दिया जाएगा, जितने दिन काम नहीं करेंगे उतना काट दिया जाएगा। लेकिन अधिकतम 8 दिन ही काटी जा सकती है, 8 से अधिक दिन का पैसा नहीं काटा जा सकता, ये नियम कहता है, ठीक है। यदि आप काम पर तो गए लेकिन आप काम करने के मूड में नहीं है, सोए हैं, है ना, हड़ताल पर चढ़े गए तो काम पे आ नहीं रहे, इस स्थिति में आपका पैसा काटा जाएगा, लेकिन 8 दिन से अधिक का पैसा नहीं काटा जाएगा। नुकसान या हानि पर कटौती, अभी हमने सोचा था ना, यदि किसी व्यक्ति के अंतर्गत कुछ काम रखा गया है या फिर कुछ सामान की देखभाल के लिए रखा गया है, लेकिन उस व्यक्ति के गलती की वजह से, उस व्यक्ति के काम चोरी की वजह से यदि वो सामान गुम जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी भरपाई उसकी सैलरी से काट कर की जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा करने से पहले उसको एक मौका दिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, कारण सहित उत्तर दीजिए, इस प्रकार की उनको नोटिस थमा दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं धारा नंबर 11 क्या कहती है। तो की गई सेवा के लिए कटौती। सेवा के लिए कटौती मतलब अभी तो हमने गलती के लिए सोचा, अब सेवा के लिए। सेवा के लिए क्या क्या होगा, यदि नियोक्ता या फिर कंपनी जो है उस मजदूर का खर्च उठाती है, जैसे गृह भाड़ा उड़ाती है, गृह भाड़ा है, आवास है, बिजली है, इसके लिए भी पैसा काट सकती है उस मजदूर के अनुमति से, ठीक है। ऋण की वसूली कटौती, जब यदि ऋण है, यदि कोई उधारी लिया गया है उस फर्म के द्वारा, अपने मालिक के द्वारा, अपने कारखाने से, कोई पहले ही कार्य उस मजदूर के काम करने से पहले, है ना, एक मजदूर जो है अपने काम करने से पहले कुछ ऋण ले लिया सामने वाले मालिक से, तब धीरे धीरे करके उसके मजदूरी से उस पैसे को काट लिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाना है तो राज्य सरकार विशेष नियम बनाएगी कि कैसे उनके ऋण को कटौती किया जाए। अगला है सहकारी सोसाइटियों और बीमा स्कीमों के संदाय के लिए कटौती। बस ये एक लाइन है, बस इसको इतना ही याद रख लीजिए। क्या कहा है, सरकारी सोसाइटी को और बीमा स्कीमों के, जैसे बीमा ईपीएफ है, जीपीएफ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यदि कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉय के लिए किया जा रहा है, तो उनके बीमा का भी पैसा उसके सैलरी से काटा जाना है। अब हमने पूरा देख लिया काटा कैसे कैसे जाना है। अब उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि, है ना, एक रजिस्टर ऐसे मेंटेन होगा, उसमें लिखा रहेगा कि कर्मचारी का नाम क्या है और कब पैसा काटा गया, लास्ट कितना पैसा काटा गया, है ना, कब कब कितना कितना पैसा काटा गया, उसका डेट के साथ, उसमें रसीद नंबर के साथ एक रजिस्टर तैयार करना होगा, जिसमें लिखा रहेगा नाम, है ना, मजदूर का नाम, कितना राशि काटा गया वो लिखना है, कब काटा गया वो लिखना है, और क्यों काटा गया है ये लिखना है। तो इस प्रकार से एक नस्ती बोलता हूँ रजिस्टर तैयार करना होगा जैसा, और इसमें नियम बनाया जाए कि कब, कैसे, समय, तारीख, क्यों, ये सब आप उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर और अभिलेख, उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि की भी तारीख डालना होगा। और इस प्रकार जो आप रजिस्टर बनाओगे, है ना, इस प्रकार जो दस्तावेज तैयार होगा वो एक मजदूर के लिए पिछले 3 साल का होना जरूरी है ना। यदि ए नाम का व्यक्ति है 5 साल से कार्यरत है, तो लास्ट के 3 साल का डाटा होना अनिवार्य है,
ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर है उसका तो अभी 3 साल बीता नहीं है, तो जब से है तब से उसका रखना है। और मिनिमम 3 साल का तो डाटा रखना ही अनिवार्य है कि कब कब कितना पैसा काटा गया, कितना पैसा दिया गया, कि क्यों काटा गया, इन सब की जानकारी 3 साल तक होनी चाहिए। अगला है निरीक्षक। निरीक्षक का मतलब होता है श्रम निरीक्षक, जो आप अभी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो के पढ़ने के बाद आप निरीक्षक बनने वाले हैं। तो निरीक्षक क्या क्या कर सकता है, तो कौन होता है निरीक्षक? तो कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी ना, निरीक्षण करने के लिए कोई नियुक्त अधिकारी निरीक्षण कहलाता है। और उस स्थानीय सीमा के भीतर जितने भी कारखाने होंगे वो उन सबका निरीक्षण करेगा वो निरीक्षक। राज्य सरकार कारखाने को छोड़कर किसी रेल में नियोजित सब व्यक्तियों के बाबत, है ना, जिन्हें यह अधिनियम लागू है, अधिनियम प्रयोजन के लिए, देखिए, राज्य सरकार जो है कारखाने को छोड़कर जहां जहां मजदूरी संविदा अधिनियम लगता है वहां एक निरीक्षक की नियुक्ति करेगा। अब देखते हैं निरीक्षक की शक्ति क्या है। निरीक्षक की शक्ति क्या है? तो परीक्षा एवं जांच कर सकेगा। कोई भी निरीक्षक जो है किसी कंपनी में गया, किसी परिसर में गया, वहां वो किसी की परीक्षा ले सकता है, जांच कर सकता है ना, और किसी की तलाशी भी ले सकता है ये। और इसके लिए जो नियोक्ता है उसका फुल सपोर्ट करेगा, मतलब जो ठेकेदार है वो उस निरीक्षक का सपोर्ट करेगा। नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय के लिए पर्यवेक्षण करेगा, मतलब किसी मजदूर को कितना पैसा मिलता है, उसका प्रॉपर लिखित में कोई रजिस्टर संधारित है कि नहीं है, रजिस्टर में उसकी प्रॉपर एंट्री हो रही कि नहीं हो रही है, ये सब अभिलेख देख सकता है, उसका फोटो कॉपी भी करा सकता है ना। तो ऐसे नियम के लिए निरीक्षक को हम लोक सेवक समझे जाएंगे। तो ठीक है, तो निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता 1960 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। हर निरीक्षक या फिर हर नियोजक निरीक्षक को उसके काम में बाधा नहीं डालेगा, है ना, अपने कारखाना में प्रवेश देने देगा, परीक्षण कराएगा, परीक्षा कराएगा और जांच करवाने में उसकी मदद करेगा। कौन? ठेकेदार या फिर कंपनी का मालिक। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।